So today we are going to study a bit about opium wars. Why this topic is important. As you know, nothing is there without a reason in my current affairs session. I try to connect your current affairs with the static portion. So recently we see an editorial on the Hindu where an editorial is regarding the 100 years of Communist Party of China. How many of you have uh, yes, that's correct. पढ़ा है किसी ने? ये हेडिंग भी देखी किसी ने आज के पेपर में, कल के पेपर में? हाँ हाँ, इट वाज वेरी ह्यूज एंड टफ, दैट्स करेक्ट. ऑलराइट. अरे सी, प्लीज टॉक टू मी. प्लीज मेरे से चैट पे बात करो. कोई डरना नहीं है, हेजिटेशन नहीं है. आप जितना मुझसे डिस्कस करोगे, हाँ, जितना ऑनेस्ट रहोगे मेरे साथ उतना अच्छा है. हम लोग हेल्प करने के लिए. बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है? कोई कोई यहाँ पे आपके ऊपर गर्दन थोड़ी आपकी पकड़ रहा है आपको बताने के लिए. हाँ, तो वो एडिटोरियल आपको शेयर कर दूंगा मैं. वो पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा मैं. आज की क्लास में एक स्टैटिक पोर्शन हम कर रहे हैं ओपीएम वॉर्स का, क्योंकि ये रिलेटेड है चाइना से. चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने 100 साल कंप्लीट किए हैं. वो आपको पढ़ना है वो एडिटोरियल. और उसके से रिलेटेड एक ओपीएम वार एक चैप्टर है, एक हिस्ट्री का एपिसोड है जिसको थोड़ा इंडिया से रिलेट करते हुए मूवी समझने की कोशिश करेंगे. और ये एडिटोरियल्स में आप ये समझिएगा कि कुछ कुछ चीज़ें, टर्म्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है. जैसे कि बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन आप सुनोगे, है ना, आप मार्क्सिज्म सुनोगे. इन सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे, एक एक करके. यही आपके स्टैटिक एरियाज हैं. जो करंट में जो चीज़ आए वो आपका स्टैटिक से रिलेट करते हुए पढ़ना है. ओपीएम वार. ओपीएम एक क्या होता है? ओपीएम ओपीएम इज बेसिकली, लेट्स से, इसको हिंदी में अफीम कहते हैं. It's basically recognized as a drug, and sometimes it is used for medicines. As medicine, it is used, medicine manufacturing. The overconsumption of it can also lead to addiction. That's what the medical science say. So it's an addictive drug, you can say, right? It creates hallucinogenic effects. It creates euphoria. Opium, अफीम, इसकी खेती होती है. Let's understand the history of it. China, basically, this is the story of 18th century on China. Can anybody tell me what is 18th century? मतलब किस साल से किस साल तक का 18th century होगा? 18th century का मतलब जब हम 1800 टच करने वाले हैं. इसका मतलब 1701 से लेके 1799. जब हम 1800 टच करने वाले हैं. दैट्स करेक्ट दिव्यांश. ये वो टाइम पीरियड है, उस समय की कहानी है. कोई बता सकता है 17th सेंचुरी में इंडिया में कौन थे? 17th सेंचुरी में इंडिया में किसका राज था? पोर्टुगल. पोर्टुगीज का कंट्रोल नहीं था. पोर्टुगीज आए जरूर थे, मर्चेंट जरूर आए थे. पोर्टुगीज का कंट्रोल, हार्ड टू से कि कंट्रोल था. किसका रूल था? मुगल डायनेस्टी. मुगल डायनेस्टी अपने आखिरी पड़ाव पे थी. और राजा जो थे बेसिकली वो औरंगजेब थे इस समय. फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर आते हैं, वो 19th सेंचुरी में आते हैं. औरंगजेब का समय. इंडिया में औरंगजेब. थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानकारी रखते होगे तो तुमको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी जब इंडिया में. तो बेसिकली वो एक कंपनी की तरह आई थी. इट केम एज अ कंपनी just for trading purposes. Over a period of 100 years, they gained control over it, the entire India. Not entire India, some regions of India that they later called as the presidency towns. Later on, whatever kingdoms started accepting Britain as a power,
let's say in the Indian land, they came to be called as the British India region. Wherever British had a direct interference in local laws, that is British India, right? So that's a period after 100 years. This is, we are talking about 18th century. There was a dynasty in China. China was also an important trading country, an ancient civilization, Chinese civilization. Besides the Yangtze River, uh, the dynasty's name was Qing Dynasty, and like India, like the Mughal emperors, they travelers from Western Europe were also moving towards China on the south through South China Sea. Can you imagine it in the map? If I have to draw it like this, let's say this is the land, this is India, and uh, assume that this is the region that I'm talking about. I guess this is Sri Lanka. Let's visualize it like that. All right. Uh, if you find, then this is Africa. ये ऐसा कुछ यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे अपना सुएज कैनाल और गल्फ ऑफ एडन और ये सब है, पर्शियन गल्फ है। ये आपकी आपकी मेडिटेरेनियन सी है, पूरी ऐसी रेड सी है, उधर मेडिटेरियन सी है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये मैप में, मैप ध्यान देना, मैप बहुत क्लोजली ध्यान देना। ये अपना एशिया और ये वाला रीजन, और यहाँ है चाइना। We am using the wrong color of the ink. क्लियर मैप? ये यूरोप है। अब ये लोग यहां से निकल के पूरा अफ्रीका से नीचे होते हुए स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए इंडिया पहुंचे, है ना, इंडिया के वेस्टर्न साइड में पहुंचे। ये हम आ गए वापस यूरोप में, और यही समुद्र के रास्ते वो जाके पूरा कहाँ चले जाते थे, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए चाइना। और कुछ लोग इस तरफ से घूम के यहां भी गए। यह है हमारा कोलकाता। नहीं क्लियर हो रहा है मैप में? ये समझना बहुत जरूरी है, ये हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत 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 जरूरी है। कोई भी जियो पॉलिटिकल क्वाड समझना है, अगर आपको क्वाड समझना है, तो ये रास्ते समझना बहुत जरूरी है मैप में। ये ऐसा कुछ है, ये हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ये चाइना है, ठीक है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, और यहाँ पे अपना कहीं यूरोप है, फिर यहाँ पे अपनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ठीक है, ये अपना यूरोप है। ये लोग कैसे आते थे मैप में? बाकी यहाँ पे आपका पता है कि ये अफ्रीका है ना, ये अपना मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ये सब है, और ये अपनी हो गई मेडिटेरेनियन सी। समुद्र में वो इस रास्ते से निकल के पूरा घूमते हुए इधर इंडिया आए, कुछ निकल के इस तरफ गए, और कुछ यहीं से हट के स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए चाइना पहुंचे। तो यहाँ पे अगर आप मैप में ढंग से देखोगे तो आपको यहाँ पे भी एक कंट्री दिखाई देगी, जैसे एक लैंड यहाँ पे भी है, और ये अपना इधर साइड ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है। रफली रफली मैप अपने को पता है। तो ये है वो कैंटन एरिया, और ये है वो सी, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के रास्ते ब्रिटिशर्स जाते थे। क्लियर? बोरिंग है थोड़ा सा, पर अगर मैप से समझोगे तो इंटरेस्टिंग है। ये ब्रिटिश एम्पायर, बेसिकली यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ चुका था। दे हैड एन एडवांस्ड नेवी, नेवल वॉरफेयर आल्सो, एंड दे हैड वेरी कीन इंटरेस्ट इन नेविगेटिंग। ज्योग्राफी में ग्रीस में बहुत
इम्पोर्टेंस था ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट का, तो नेवल एक्सपीडिशंस वो लोग सेट करते थे, एंड दे हैपन टू डिस्कवर न्यू मार्केट्स, न्यू टेरिटरीज, न्यू लैंड्स, न्यू पीपल, एंड देयर कल्चर वाज स्प्रेडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Where is South China Sea? South China Sea. Okay, the blue represents the sea route. Naturally, South China Sea is in the south of the China. So China is this South China Sea, ये region. This is India. ये अपना थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो रीजन है ये है साउथ चाइना सी. और ये है वो पोर्ट कैंटन. ये तुम्हारा चेन्नई और तुम्हारा बॉम्बे है. समझ गए? समझ गए ना लोकेशन? इतना समझ लिए? बहुत समझ लिए. अब कहानी सुनते हैं कि क्या थी. कहानी में ऐसा है कि किंग डायनेस्टी जो थी वो बहुत ट्रेड सबसे ज्यादा नहीं करती थी. ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड करने को रेडी थी, बट उनको सेटल होने में, सेटलर्स बनाने में रेडी नहीं थी, तो उनको रुकने नहीं देती थी वहां पे. यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि इनको दीवानी राइट्स दे दिए गए थे, थोड़े बड़े टैक्स भी कलेक्ट कर सकते थे, और ये फोर्टिफाइड अपने किले बना के रहते थे इंडिया में ब्रिटिशर्स. फोर्ट विलियम आपने सुना है कोलकाता में, ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में सुनी है आपने, फैक्ट्री सबसे पहली जो डाली थी उन्होंने, तो वो वहां पे रह भी सकते थे. चाइना में ऐसा नहीं था उस समय 18th सेंचुरी में. वो सिर्फ एक पोर्ट से ट्रेड अलाउ करते थे, उस पोर्ट का नाम था कैंटन. चाइनीज ब्रिटिशर्स को एक ही पोर्ट से ट्रेड अलाउ करते थे. और उन्होंने एक समय के बाद ये देखा कि कुछ गड़बड़ है ब्रिटिशर्स के ट्रेड के साथ. चाइना को ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो ब्रिटिशर्स के साथ उनको ट्रेड करना पड़ता था. तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं दो, पोर्सिलीन और आपके टी. चाइना की इंपॉर्टेंट है दो चीजें, पोर्सिलीन एंड टी. चाइनीज टी, यही वो चाइनीज टी है जो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स फिर हमारे यहाँ पे आसाम साइड में प्लांट करना स्टार्ट किए थे. तो चाइनीज टी एंड पोर्सिलीन, राइट, they were in much demand in China, Britain, Western Europe. So they had an interest to trade in China. तो अब जरा समझना है बात को कि क्या हुआ यहाँ पे. पहले तो वो ब्रिटिशर्स को एक ऐसे कमोडिटी चाहिए थी जो चाइना के पास है, और चाइना वो कमोडिटी देने के लिए रेडी ही नहीं है. क्यों नहीं रेडी है? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहां पे लोगों को नशे की लत लगवा दी थी, नशा करना सिखा दिया था, ओपीएम. और जब चाइनीज ने ये मना कर दिया कि हम तुम्हें ट्रेड नहीं करने देंगे, उनका जो भी पूरा ट्रेडिंग पोर्ट वोट था वो सीज कर लिया, सब कर लिया, तब ब्रिटिशर्स को आया गुस्सा और ब्रिटिशर्स ने वॉर छेड़ दिया. ये है पूरी कहानी. बेसिकली एक डायनेस्टी दूसरे एम्पायर को, एक्सपैंडिंग एम्पायर को ट्रेड करने से मना कर देती है, और एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है जो चाइना हारता है. ये कहाँ से आया? ये अभी जाई जिनपिंग ने बोला है, एक स्टेटमेंट दिया है कि चाइना इज नॉट रेडी टू बियर द ह्यूमिलिएशंस ऑफ द पास्ट. China is all ready, all prepared right now, and the humiliations won't be repeated. So that's a very strong message out there in the world, which has very important relevance with the Hong Kong issue that is going on in China. The Hong Kong is an autonomous region, but it was taken away by Britishers for a certain period of time, and it was during the Opium Wars that Hong Kong was taken away. Now coming to the point. It was during the Opium Wars that Hong Kong was taken away by the Britishers, and it was recently given back. So the dual system of government that is there in China has direct relation to the Opium Wars. So let's read. In 18th century, Qing dynasty in China had restricted trade activities with the West. They allowed trade only through one port, that is Canton. They did not allow British to settle near the ports. By the end of the 18th century, British used to pay in silver. Hence,
trade with China was very expensive for the Britishers. British needed Chinese tea and porcelain due to heavy demands of it. Due to restrictive trade allowance, मतलब जो चाइना उनकी ट्रेड रोक रहा था, British began smuggling opium grown in Patna and Bengal into China, raising addiction and corruption. So that opium was basically produced or grown in India, but sold by the Britishers into China to make the officials corrupt and take away their demands, and to sometimes sneak into their houses and stay with them just because they would give them good shots of opium. So that was happening against the law set by Qing dynasty. Great. By 1757, that is during the middle of the 18th century, British had established already East India Company after winning Battle of Plassey, and they began growing opium in India. Now the fact is Battle of Plassey. Battle of Plassey was fought in 1757. It was fought on some rivers near Bengal. Who were the two people? Does anybody know? From the British side, it was Robert Clive, the commander of the navy, and from Indian side, it was Siraj ud Daula. He was Nawab of Bengal. Now understand, he was Nawab. You hear the Shahenshah, you hear Nawabs, you hear Nizams in India. Who were they? They represent a phase in India when Mughal Empire was disintegrating, weakening, ending, right? When Mughal Empire was totally ending. At that point of time, local leaders were not united enough to prevent any foreign aggression. And Britishers took that opportunity. In 1757, things started changing. They had the power to collect the taxes and run their factory according to their own laws within that factory. Now, this is basically a phase when British power starts becoming a colonial power in Asia, and they were trying to do the same thing in China at that point of time. To an extent, they were not able to. Why? Because the sea route to China was very long as compared to India. So they could not do that there so extensively. This is also the same time when other middle European forces like France, countries like France, Spain, Portugal, were Dutch, were also expanding into the east for trade activities. So opium's entry into China basically is a historic issue because it had degenerating effects on its society. The situation became tense for the rulers of Qing dynasty when military also started getting addicted to the opium drug. So in 1839, there was this ruler of China of Qing dynasty, Dao Guang, Nangguang. He hired an official. No, I'm not making fun. He hired an official to look into the matter, to go to the ports, see what is happening, why these people are getting so addicted to opium, and where they are getting the time where they are consuming it, and who is selling it to them. So the officer recognized that Britishers are doing that. He banned the trade of opium on ports. He confiscated 20,000 chests. 20,000 chests. Chests means बड़े बड़े cupboards जिसमें वो पोटलियों में रखे हुए थे, वो मटके की पोटली, मटके में वो बड़ा सा जार टाइप का है मटकी का, उसमें रखते थे, रखा हुआ है पोर्ट में, कब्जा कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया, सीज कर लिया, और प्यूनिटिव एक्शंस मतलब फाइन लगाया, पनिश किया जो डीलर कर रहा था। ब्रिटिशर्स का ओपियम था ये जो उन्होंने इंडिया में उगाया था, वो वहां पे चाइना की डायनेस्टी ने पकड़ लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया। अब जो आप देख रहे हो ये रिजल्ट, अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये रिजल्ट है, ये वॉर लगभग लगभग 6-7 साल चला। तो ब्रिटिशर्स ने मांगा कंपेंसेशन दैट ये हमारा प्रोडक्ट था, रखा हुआ था यहाँ पे, और तुमने कब्जिया लिया। कौन बोला कि हम तुमको बेच रहे थे? कौन बोला कि हम तुम्हारे लोगों को पिला रहे थे? तुम्हारे लोग चोर हैं, चुरा रहे थे।
हमने अपने ट्रेडिंग पोर्ट में अपना माल रख रखा था इनकी देख रेख में कि हम उसको कहीं और बेचेंगे जाके, तुम्हारे लोग चुरा रहे थे. This led to a war-like situation. And Britishers, you see, tortious liability. The port keepers owed a duty of care to take care of the opiums, but they were consuming it. Britishers say that they did not allow for that. They did not keep it there. Tortious liability. So they were asking compensation. ये कानून उन्हीं का तो दिया है, टॉर्ट वार्ट, है ना? तो ये वहां चाइना में कर रहे थे उस समय. With tax destroyed, British started demanding compensation for the damaged goods. This triggered the war which ended in 1842. This war ended in 1842, and Chinese were losing. And then ultimately, when China lost, they had to sign a treaty. As Britishers are famous, अलग अलग ट्रीटी ऑफ सालबाई हम सुनते हैं इंडिया में. अलग अलग ट्रीटी हैं जो इंडिया में भी साइन करी उन्होंने. ट्रीटी ऑफ नानकिंग साइन हुई चाइनीज एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बोला कंपेंसेशन कैसे दोगे हमको, और पोर्ट्स खोलो हमारे लिए जहां पे हम ट्रेड कर सके आके. हांगकांग दे दो हमें, चलो कोस्ट की सिटी हमें दे दो, हमें यहाँ पे ऑफिस बनाना है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन एरिया चाहिए हमको, चलो हांगकांग ले लिया. मोनोपोली खत्म करो चाइनीज गुड्स की कैंटन में, हम भी बेचेंगे, तुम अकेले कैसे बेचोगे. मतलब उन्हीं की कंट्री में जाके उन्हीं को बोल रहा था ब्रिटिश कि हम भी बेचेंगे, क्योंकि हरा दिया था. एक डायनेस्टी ने दूसरी डायनेस्टी को जंग में हरा दिया था. नियम कानून तो राजा के चलते थे, जो अटैकर था, कमांडर था, वो राजा था. ये सिचुएशन आप देख सकते हो, ये थी इनकी चाइनीज की. नशे में दूध पड़े रहते थे. ओपियम कैसे फूकते थे, कोई फूकता था, कोई उसका केक बना लेता था, कोई खाने मिला खा जाता था, कोई फांकी मार लेता था. पगले. ओपियम वॉर्स लास्टेड फॉर नियरली 20 years. Opium wars lasted for nearly 20 years, allowed China to continue its Asia's interest. China नहीं, ब्रिटिश. 20 साल तक चला ये जंग. ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही है टी टी टी. और इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश एशिया में अपना इंटरेस्ट फर्दर परस्यू करते रहे. पोर्सिलीन चाय खरीदते रहे, इनको अफीम पिलाते रहे, इनका चावल वावल भी ले जाते थे अपने पास. चल रहा था कहानी, 20 साल तक चली ये लड़ाई. अब फैक्ट्स रिवाइज कर लें क्या सर, जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई. क्या करें बेटा, ऐसा नहीं सोचते तुम, बहुत अच्छी बात है. फैक्ट में रिवाइज करना है हमको. सबसे पहले क्या, किंग डायनेस्टी थी, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड था इनका, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड था. पोर्ट कौन सा था, कैंटन. 1757 का दौर है, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था. बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला. रिवाइज करते चलो, सोचते चलो. बैटल ऑफ प्लासी ने क्या स्टैब्लिश किया, ईस्ट इंडिया कंपनी. ये नोट मेकिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है, क्या क्या करते हैं. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, फर्स्ट ओपियम वॉर पे. कब शुरू हुआ फर्स्ट ओपियम वॉर, 1842 में. ठीक. कौन सी ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ नैनकिंग. क्या ट्रीटी ऑफ नैनकिंग में हुआ, तीन बातें हुई. क्या पहली तीन बातें क्या है, ट्रीटी ऑफ नैनकिंग में सबसे पहले हांगकांग ले लिया, फिर मोर पोर्ट्स खोलो, और एंड मोनोपोली. और कोई फैक्ट, एनी फैक्ट एल्स यू वांट टू रिमेंबर that you can add. ट्रीटी ऑफ नैनकिंग का ईयर, क्या है, 1842. नहीं सर, कोई फैक्ट नहीं है. ठीक है, क्लियर. अच्छा, ये यहां से क्या सीखा तुमने,
कौन चला गया? एक कौन मीटिंग में नहीं है? Okay. क्या सीखा यहाँ से तुमने? अरे नहीं, शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट राइटिंग सीखो। जैसे स्क्रीन पे है ऐसा आप भी लिखने की कोशिश करो। शॉर्ट में देखो पूरी उतनी इंफॉर्मेशन को, कहानी हमें पता है, हमने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखे, है ना? आपके नोट्स ऐसे ही बनाओ आप भी, सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स। अब सेकेंड ओपीएम वॉर के बारे में है, जो दूसरा ओपीएम वॉर है। पहला पे बात खत्म नहीं हुई, दूसरा भी हुआ, और ये थोड़ा ज्यादा ब्रूटल हुआ। अब इसमें यूएसए और फ्रांस भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं ब्रिटिश के साथ ट्रेडिंग में करने के लिए, और वो चाहते हैं कि दे बोथ वांटेड दैट एडिशनल कंसेशंस फ्रॉम चाइना कैन बी टेकन सो दैट दे कैन आल्सो ट्रेड, बिकॉज चाइना की चाय की खबरें हर जगह हो रही थी। चाइना का जो पोर्सिलिन के आइटम्स थे वो हर जगह बिक रहे थे, तो ये सब भी ट्रेड करने आ जाते हैं। यूएसए इसी समय एक ऐसा है कि 17th सेंचुरी, 1700 के आसपास ही अमेरिका भी अपना फ्रीडम पाता है ब्रिटेन से। अब इसकी वजह से एक सेकेंड ओपियम वॉर होता है। कब होता है? वो ईयर है 1856, चाइना, फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में। फ्रांस ब्रिटिश एक साथ। किंग डायनेस्टी उस समय इंटरनल रिबिलियन से भी जूझ रही होती है। मतलब किंग डायनेस्टी को अंदर अंदर रूप से चाइना में भी एक रेवोल्यूशन चल रहा होता है ओवरथ्रो करने की बात। अब चाइना फिर वापस से बुरी तरीके से हार जाता है। ट्रीटी ऑफ पेनकिंग साइन होती है 1860 में, और वार खत्म होता है विद चाइनीज लूजिंग। नाउ अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स अपना फर्दर इंटरेस्ट, मोर ट्रेड, मोर इकोनॉमी, वो कर लेते हैं। तो दो ट्रीटी आपने पढ़ी, ट्रीटी ऑफ नानकिंग, ट्रीटी ऑफ पेनकिंग। ट्रीटी ऑफ नानकिंग 1842, ट्रीटी ऑफ पेनकिंग 1860, राइट? हांगकांग किस में गया था? ट्रीटी ऑफ नानकिंग में गया था। ट्रीटी ऑफ पेनकिंग के बाद ब्रिटिश एम्बेसी खुलती है पेनकिंग में, वार कंपेंसेशन लेता है ब्रिटेन चाइना से, और क्रिश्चियनिटी को टैक्स फ्री स्प्रेड होने के लिए परमिशन ले लेता है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी एज a रिलीजन आ सकता है। So what are the possible outcomes of the war that we need to understand in the present context? See, the issue of violation, human rights violation by China has been raised in a lot of international summits. They have been discussed in Quad, they have been discussed in G7 meetings, they have been discussed in United Nations Human Rights Council. All right, wherever China is not a party or an indirect party, there have been certain discussions. There have been discussions regarding it uh, with when United States of America met with India, when Japanese Prime Minister met with India. Such issues have not certainly been taken up by India in regional summits like ASEAN, Southeast Asia, right? Issue human rights violation of China that has been taken place. India has not said anything in their regional forums, but Western countries have taken this issue very seriously. The issue of Hong Kong. Naturally, you can understand why, because it is the fault line of Britishers. Hong Kong, they had used as their official place for a large period of time. Naturally, their people are more accustomed to Western ideologies. Naturally, Britain still has economic presence in Hong Kong. A lot is at stake. So Western countries definitely would take that as an issue. And China call it their national interest. Control of Hong Kong is in their, let's say, their sovereign power. Hong Kong is a part of China. But this current issue has this historical context to opium wars that we studied today. Hong Kong remained to be a British colony until 1997. It was only in 1997 the Britons finally left Hong Kong, gave its control to China. But then the system that is created was two systems of policy. Whereas in that, Hong Kong is a political unit, is a unit
In map, you will say Hong Kong, it is an autonomous region, which means that it has its own economy, it has its own laws for economy, it has its own political system, it has its own political connections. It is a basically enjoying a special status, just like Jammu and Kashmir was there. In India, no state can have its own constitution, but under Article 370, Jammu and Kashmir could have its own constitution. Similarly, Hong Kong was there. Immediately, like we see in Jammu and Kashmir in Haphazard manner, the king of Jammu and Kashmir ceded instrument of accession and decided to come to India. But earlier than that, it was a presidency, and not presidency. It was a, let's say, they are called as, what is that particular term? Princely state. It was a princely state. Similarly, Hong Kong was also there. It was in control with the British. So Hong Kong was politically part of China right now, but they have their own policies. Now, recently, why the protest is there? Why you see the photograph that so many protesters are standing out on street, लेजर प्रोटेस्ट कर रहे थे? इसलिए क्योंकि चाइना ने कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स किए उनके लॉज में, जिसमें कि ये बोला कि तुम्हारा जो क्रिमिनल लॉ है वो हमारा होगा, मतलब कि जो भी तुम ऑफेंस कमिट करोगे वो ट्राई हम करेंगे, सजा हम देंगे। अब ये उनकी ऑटोनॉमी में इंटरफेयर करने की पहली शुरुआत है। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, उनके लॉज चेंज किए चाइना ने। नो, दे आर नॉट प्रोटेस्ट बैंड। अब तुम समझो, जैसा इंडिया में चल रहा है, क्या चल रहा है? कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया है, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया है, तो कश्मीर की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऑफेंडेड है, वो चाहती हैं स्पेशल स्टेटस वापस मिले। सेम स्टोरी है चाइना के हांगकांग की। हम चाइना को गलत क्यों बोले? हांगकांग हम क्यों गलत बोले? इंडिया क्या इस पोजीशन में है कि हांगकांग के लिए चाइना को गलत बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि इंडिया वो वही चीज कश्मीर पे कर रहा है और हमें पता है वो चीज सही कर रहा है, चाइना को पता है वो चीज सही है। यू नो, trying what I'm trying to tell you, understanding, I'm trying to tell you that let's not be biased. We need to understand the history so that we can have informed opinion over here. All right, following me? तो अपने दिमाग के दायरे को ऐसे थोड़ा थोड़ा खोलते रहोगे, यही करंट अफेयर्स है। इतना मन लगने लगेगा कि कहानी जो है तुम्हारे सामने से आंख बंद करोगे तो लाइव चलने लगेगी। अच्छा, ये ब्रिटेन ने इस समय अटैक किया था, इनके साथ ये पुराना हिस्सा इशू है नशे का, ट्रेड नहीं करने देते थे, ट्रेड करने गए, शहर कब्जा कर लिया, ये सिस्टम। So recent protest in Hong Kong for autonomy speaks about this mixed past. So this was that you needed to understand in today's current affairs that has some static information. As far as the important current affairs of today's newspaper are concerned, editorial reading is concerned, definitely I would want to share that editorial with you. You read only that editorial for the start. अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं भी डाल रहे हो, इट्स ओके, चलेगा। अभी आपका ओरिएंटेशन बनाना है मुझे, ताकि आपको अखबार में इंटरेस्ट आने लगे और आप समझ पाओ अखबार को। तो मेरे साथ प्रोसेस में जुड़े रहो, ये प्रोसेस तुम्हें डेफिनेटली एक इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट बना देगा बहुत ही कम समय में। वो पीडीएफ मैं तुमसे तुरंत ही क्लास के बाद टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। अब हमारा फर्दर कम्युनिकेशन जो भी होगा वो व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हो, बट कुछ भी ऐसी चीजें हैं वो हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। टेलीग्राम पे आपका ग्रुप बनाया है, जिसमें जिन स्टूडेंट्स को नहीं जोड़ा है वो प्लीज अपना नाम मुझे बता दें अपना टेलीग्राम चेक करके, ताकि मैं उनको जोड़ सकूं हमारे ग्रुप पे। और आप टेलीग्राम पे बहुत सारे क्लैट के ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हो, ये सब आपको आज़ादी है। एक्चुअली हमारा कंटेंट, मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस इतना ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं अभी रिसेंटली कि मुझे लगा कि ठीक है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ अपने 2021 के बच्चों को देता था, पर ये इनकी दरिया दिली है कि ये बाकी ग्रुप्स में डाल देते हैं, तो वो कंटेंट को फैल रहा है। तो आपको ऐसे कंटेंट का भी फायदा मिल जाएगा और आपको मॉक वॉक्स भी मिल जाएंगे। बेटा ग्रुप पे मैसेज कर देना तमन्ना, ठीक है? और आई बिलीव तमन्ना, आप अभी नए हो, आपको सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, मजा आ रहा होगा सेशंस में, कुछ कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। अगर ऐसा ऐसा आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो। आपके ओपिनियंस, आपके सजेशंस हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल होंगे। तो आज के स्टार्टिंग पोर्शन में इतना ही करते हैं। वो एडिटोरियल मैं आपको शेयर करता हूँ, आप उस एडिटोरियल को पढ़िए। अब उस एडिटोरियल के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में और लेंथ में चर्चा करेंगे
कि उसमें ऐसी कुछ चीजें बताई हैं एडिटोरियल में जो इंडिया से रिलेटेड है। उस एडिटोरियल में कुछ ऐसी इश्यूज हैं जहां पे इंडिया चाइना को डिफीट करता है। बहुत अच्छा एडिटोरियल है, मजा आएगा उसको पढ़ने में। मैं आपको शेयर करता हूँ, आप पढ़िए। टिल देन टेक केयर, गेट योर वैक्सीन डोजेस एज सुन एज पॉसिबल, get yourself vaccinated, and I'll see you in another class that is Monday. All right, bye bye, take care.